हो गया सभी का प्रैक्टिकल? नहीं सर, 4 के है। चलिए प्रैक्टिकल तो होते रहेगा। और किसी को अगर बायोटेक में इश्यू है क्या? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बायोटेक तो थोड़ा आसान ही था कि मैक्सिमम बच्चों का जो इश्यू है वो इकोलॉजी लेकर के ना। तो हम लोगों को इकोलॉजी में ज्यादा टाइम देना चाहिए। फिर भी बोलो तुम लोग बायोटेक में कोई इश्यू है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग मेनली जो इकोलॉजी है उसमें 4 चैप्टर भी है, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, तो मेनली हम लोग इकोलॉजी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि स्कूल में इतना होता नहीं है, इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, बोलो जैसा बोलो मुझे, किसी का इकोलॉजी, किसी का चैप्टर नंबर 11, बोलो फटाफट, जैसा होगा करेंगे। बोलो फटाफट बोलो। एक तो तुम लोग पता नहीं आधे बच्चे कहाँ रहते हैं, बीच में ज्वाइन करते फिर जाते, फिर नुकसान उन्हीं को होगा। तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, बोलो चैप्टर 11 ही कंप्लीट कर दे, सर बोलो जैसा। इकोलॉजी करा दो, बायोटेक तो हो जाएगी। मनीषा का अलग है, सबका अलग अलग है, बोलो फटाफट। तो तुम लोगों ने रेडी? बोलो बोलो बोलो। एक का कुछ भी पढ़ा दीजिए चलेगा। चलो, सर किसी किसी इकोलॉजी को लगता है कि बायोटेक में इजी है क्योंकि मैंने पहले भी उसे पढ़ाया है, उसमें उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना। तो बायोटेक में जहां पास भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसका लेक्चर ऑलरेडी होगा, मेनली क्लोनिंग वेक्टर को लेकर के होगा। सर पीबीआर 322 वाला सिलेक्शन मार्कर क्या था, हाँ ब्लू व्हाइट सिलेक्शन क्या थे, इंजर्शन इन एक्टिवेशन क्या थे, तो उसके लिए आप बच्चे एक पूरा डिटेल लेक्चर देख लेना, जल्दी में होता नहीं, उसमें बच्चा टाइम चाहिए। केवल वही एक टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है जो पेज नंबर 200 के एंड 201 पे दे रखा है ना। पीबीआर 322 का पूरा फिगर, पूरे ट्रिक्स तो मैंने पूरे बनाया, वो आप देख लेना और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेना, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर एक और नहीं है, बायोटेक में और कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, जो है वो क्लोनिंग वेक्टर से रिलेटेड, तो उसको अच्छे से कर लेना तो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग नो डाउट हम लोग ये इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी में टाइम लगेगा, बाकी बच्चे गायब है, चलिए ठीक है, जो हैं वो करते जाते हैं। चलो, अब इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तुम्हें लगेगा थोड़ा बोरिंग है, पढ़ते हो लेकिन समझ में नहीं आता, भूल जाते हो कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, तुम लोग आराम आराम से पढ़ते ना। तो इसमें जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब देखो, इस चैप्टर में सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट कौन कौन सा है, बाकी चीजें तो देखो पूरा डिटेल तो जा नहीं सकती, तो इसमें मेन जो आएगा वो आपका जो पॉपुलेशन को लेकर के जो ग्रोथ कर्व मॉडल दिया है। जो अगर पॉपुलेशन पढ़ोगे तो वहां पर कुछ मॉडल दे रखे, जे शेप्ड के, एस शेप्ड के, कुछ ग्रोथ मॉडल है। तो ये सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, वो ग्रोथ मॉडल वाला है। ठीक है, उसे हमें पूरा डिटेल से पूरा एक क्लास उस पे देना पड़ेगा, मीन वही है। फिर वहां पर कुछ बच्चों को है कि सर वहां पर जो ये ग्राफिकल है कि रेगुलेटर किसे कहेंगे ना, कन्फॉर्मर किसे कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर किसे कहेंगे, वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, वो थोड़ा सा आसान है। एक है जो यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ना, तो इससे मेनली क्वेश्चंस बन जाते हैं, यही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है और तुम बच्चा कंफ्यूज हो जाते हो कि साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपटीशन किसे कहेंगे, कॉमनसिलिज्म किसे कहेंगे, एमेंसिलिज्म किसे कहेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और तो कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जितने भी हाँ जो भी साइन वगैरह है वो अच्छे से सीख ले और जितने एग्जाम्पल हो सके, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल याद करना जरूरी है।
अब देखोगे कई सारे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकिन लगेगा, इसलिए मैंने पहले इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा हो टाइम हम लोग देंगे। अब देखो यहाँ पास पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जब एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे, सोचो कि एक कोई भी फॉरेस्ट है, एक जंगल है, एक कि मैंने फॉरेस्ट ले लिया, कोई जंगल ले लिया, मान लो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नाम सुना है? हाँ, दिल्ली के पास में ही है, उत्तराखंड में ही पड़ेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट है। मान लो इस फॉरेस्ट के अंदर में कोई आर नाम का रैबिट ना, यानी रैबिट नाम का एक स्पीसीज रहता है। चलिए ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा है, क्या आप एक इमेजिन कर सकते हो कि किसी भी हैबिटेट में, यानी रहने की जगह में, मान ली फॉरेस्ट है, वहां केवल एक ही तरह का स्पीसीज रह जाए? मान ली ये रैबिट है, R1 रैबिट है, केवल रैबिट नाम का स्पीसीज अकेले सरवाइव कर ले, क्या ये पॉसिबल है? कैन यू इमेजिन? तो आप बोलिएगा सर रैबिट केवल अकेले कैसे रह सकते हैं? हाँ, एक हर्बीवोर्स है, उसे खाने के लिए क्या चाहिए भाई? घास वास चाहिए, यानी सर वो रह ही नहीं सकता, रैबिट सर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे खाने के लिए फूड चाहिए, और फूड के लिए क्या होगा? ग्रास, यानी वहां ग्रास की स्पीसीज तो होने मस्ट है सर, तो रैबिट तो रह ही नहीं सकता। चलिए मान लेते टाइगर है, क्या टाइगर रह सकता अकेले? सर टाइगर तो कार्निवोर्स है, और इसे खाने के लिए कोई ना कोई एनिमल्स तो चाहिए। हाँ, तो यानी कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल एक फॉरेस्ट में अकेले नहीं रह सकता, यानी केवल एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। कोई भी देख लो उठा करके, कोई भी देख लो ना, डियर देख लो, लायन देख लो, कोई भी, कोई हर्बीवोर्स है तो उसको प्लांट तो चाहिए, बिना प्लांट का वो रह नहीं सकता। कोई कार्निवोर्स है तो उसे वो एनिमल तो चाहिए, तभी तो रह सकता है। तो आप आंसर बोलोगे नो, कोई भी एनिमल्स के एक स्पीसीज किसी एरिया में रह ही नहीं सकते, इलॉजिकल बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्लांट रह सकते हैं क्या इस एरिया में, इस फॉरेस्ट में, क्या प्लांट के एक स्पीसीज अकेले रह सकते हैं? क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर होते हैं, वो खुद से खाना बना लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर हाँ प्लांट तो रह सकता है, क्योंकि वो अकेले खाना बना लेगा, लाइफ चला लेगा। नहीं, प्लांट भी नहीं रह सकता। क्यों? प्लांट है तो प्लांट को बच्चा पॉलिनेशन करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। प्लांट जब सीड बनाएगा तो सीड को डिस्पर्स करने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। या प्लांट्स मर गया तो मरने के बाद में उसको बॉडी को डिकम्पोज करना है, हाँ, उसके मिनरल की साइक्लिंग करनी है, तो वहां पर बैक्टीरिया फंगस की जरूरत पड़ेगी। कोई प्लांट है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसे राइजोबियम की जरूरत पड़ती है। कोई प्लांट है उसको माइकोराइजा फंगस की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ चलाने के लिए। यानी कि प्लांट जो कि एक प्रोड्यूसर है, खाना खुद से बना सकता है, वो भी किसी एक एरिया में वो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पॉलिनेशन करना है। कैसे करेगा? चलिए भाई सर सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे, चलिए मान लेते, लेकिन जब वो सीड बनाएगा, फ्रूट बनेगा, तो उसका डिस्पर्सल कैसे होगा? वो जब मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा? डिकम्पोज नहीं होंगे तो वापस से मिट्टी में मिलेंगे नहीं, वापस से साइक्लिंग तो हो नहीं पाएगा। यानी कि ना कोई एनिमल ना कोई प्लांट किसी भी जगह पे अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि ये जरूरी है कि किसी भी एरिया में ए नाम का अगर स्पीसीज है, ए नाम का स्पीसीज है, तो वहां बी नाम का भी स्पीसीज होगा, वहां सी नाम के स्पीसीज भी होंगे, डी नाम का भी होगा और ई नाम के भी होंगे। सोच लीजिए कि एक फॉरेस्ट है तो यहां पास आपको क्या है? ग्रास होंगे, ग्रास को खाने वाला कौन होगा? रैबिट होगा, रैबिट को खाने वाला फॉक्स होंगे, फॉक्स को खाने वाले टाइगर होंगे, लायन होंगे ना। तो ढेर सारे प्लांट है, हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स है, टर्शरी कार्निवोर्स है, यानी अलग अलग स्पीसीज तो है भी। ठीक है, तो इनके बीच जरूर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। अकेले कैसे रहेंगे भाई? एक दूसरे से इंटरेक्शन तो जरूर करेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या बातें आपको समझ में आ गई? इसलिए आपका टॉपिक जो बनाया गया है, इसका नाम दिया एनसीईआरटी ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि जो ए नाम का स्पीसीज के मेंबर है वो बी से किसी ना किसी मामले में जरूर इंटरेक्ट करेंगे, अकेले रह कैसे सकते, जरूर कुछ ना कुछ में इंटरेक्शन जरूर करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब यहां पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको दो तरह के देखने को मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। अगर यहां पास रैबिट और रैबिट, रैबिट R1, रैबिट के बहुत सारे मेंबर है,
ठीक है, तो रैबिट और रैबिट के बीच हो, रैबिट और रैबिट के बीच इंटरेक्शन हो, यानी एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर के बीच में हो, टाइगर और टाइगर के बीच में हो, टाइगर एंड टाइगर के बीच में हो, डियर और डियर के बीच में हो, मंकी मंकी के बीच में हो, तो एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो इसे कहेंगे हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, बातें समझ में आई? इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर के बीच इंटरेक्शन हुआ तो नाम इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अगर यहां पर टाइगर का डियर के साथ हो रहा है, हाँ, यहां पर प्लांट का हनी बी के साथ में हो रहा है, तो क्या अलग अलग स्पीसीज है क्या? ठीक है, टाइगर किसी को खा रहा है तो अलग अलग स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो इस इंटरेक्शन को हम लोग कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसे क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। देखिए थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ कर सकते हो। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब उस जगह पे ए और बी अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच इंटरेक्शन होना, ए और सी के बीच में चल रहा है भाई, बी और डी के बीच में चल रहा है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर है उनके बीच इंटरेक्शन होना इंटर स्पेसिफिक। और एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर, यानी कि रैबिट एक स्पीसीज है, रैबिट रैबिट के बीच में हो रहा है, डॉग डॉग के बीच में हो रहा है, कैट कैट के बीच में हो रहा है, इसे कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो कौन सा केवल पढ़ना है? इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से ही आपको आएगा इवोल्यूशन। हाँ, तो हमारे टॉपिक में केवल क्या पढ़ना है? इकोलॉजी में क्या पढ़ना है? इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा से ज्यादा फायदा नहीं। इंट्रा स्पेसिफिक तो फूड के लिए लड़ा है, रैबिट रैबिट किस लिए लड़ रहे? खाने के लिए, रहने के लिए, पानी के लिए, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इससे केवल पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। मंकी मंकी किस लिए लड़ रहा है? इससे कोई इवोल्यूशन नहीं आना है। क्यों भाई? ये फूड के लिए लड़ रहे, खाने के लिए लड़ रहे, हाँ, रहने के लिए लड़ रहे, जगह के लिए लड़ रहे। तो यहां हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में केवल और केवल आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते, और कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच के इंटरेक्शन से इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बाई। अब एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक वर्ड लिखा कि ये इंटरेक्शन इतने मिनिमल क्वांटिटी में, यानी कि तुम्हारे बॉडी के अंदर में भी कई स्पीसीज का इंटरेक्शन है जो तुम्हें रियली अपरेंट, यानी कभी दिख ही नहीं पाता, तुम सोच ही नहीं पाते। तुम्हें लग रहा है कि हमारे बॉडी में ऐसे कोई इंटरेक्शन नहीं। सोचिए आपके बॉडी के अंदर में कोई इकोलाई बैक्टीरिया होगा ना इंटेस्टाइन में, क्या आपके इंटेस्टाइन में इकोलाई है और आपके साथ इंटरेक्शन नहीं? आपने कभी सोचा उसके बारे में? दो अलग अलग ऑर्गेन्स के मेंबर, स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपके हेयर में कितने सारे जू होंगे, हाँ, हम सर झाड़ते बहुत सारे जू निकलते, तो वो भी तो आपके बॉडी पे बैठे हुए हैं, उनमें भी तो इंटरेक्शन चल रहा है, आप में उनमें चल रहा है। तो ये भी बच्चे इंटरेक्शन लिंकेज तो है, लेकिन हम लोग सोच ही नहीं पाते। यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कई मामले में इंटरेक्शन करता है, और कभी कभी इतनी छोटी क्वांटिटी में होता है कि हम उसे कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, दे नॉट रियली एपरेंट। तो आप एनसीईआरटी देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। अब यहाँ पढ़ते हो तो मैं दिखा रहा हूं एनसीईआरटी में, इट इज ऑब्वियसली दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। नेचर में हो ही नहीं सकता कि कोई एनिमल्स अकेले सरवाइव करे, एक और स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव करे, टाइगर हो, लायन हो, कोई भी अकेले रह ही नहीं सकता। हाँ, प्लांट भी नहीं रह सकते, और यहां तक बोलते हैं माइक्रोब्स भी नहीं रह सकते। बैक्टीरिया भी कैसे रहेगा? अरे बैक्टीरिया क्या करता है? मेनली पैरासिटिक होता है, मेनली क्या करता है? डिकम्पोज करता है। अरे ऑर्गेनिज्म रहेगा, हम रहेंगे, मरेंगे, तभी तो हमें डिकम्पोज करके खाएगा, तो अकेले बैक्टीरिया भी कैसे रह सकता है भाई? चलिए, अब सेकेंड चीज का है, इन वेरियस फॉर्म बायोलॉजिकल, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज, वो तुम्हारे अंदर की बात कर रहा है, तुम्हारे अंदर में इकोलाई है, हाँ, तुमने दही खाया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तुम्हारे पेट के अंदर चले, वहां इंटरेक्शन में, हाँ, जू जो है सर में, वो इंटरेक्शन में, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। इवन इन मिनिमल कम्युनिटी मेनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट, तुम्हारे अंदर कई सारे लिंकेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली
एपरेंट, वो हमें रियली में पता भी नहीं और ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब मुझे बताइए फटाफट, ये वाला पार्ट किसे किसे क्लियर हो गया? अब बताओ, हैंड रेज करो। यस पढ़ते सर। तो हो लेकिन रट्टा मारते थे, बोलो फटाफट, क्योंकि इकोलॉजी यही है, आप पढ़ते हो, लगता है समझ में आ रहा है लेकिन आता नहीं। चलिए, अब यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब साइन का चक्कर सर सबसे गढ़, साइन से तो नीट में भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग ये इंटरेक्शन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, इंटरेक्शन दो स्पीसीज के मेंबर के बीच पढ़ रहे हैं ना, इंटरेक्शन उसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखिए, एक को कहेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन, बोले सर पॉजिटिव इंटरेक्शन किसे कहेंगे, एग्जाम्पल कौन है? और एक का नाम है निगेटिव इंटरेक्शन। चीजों को बहुत ही इजी वे में समझना, हाँ, इकोलॉजी कहानी है, कहानी को समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव कहने का मतलब यहां दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है, ए एंड बी। इस इंटरेक्शन में किसी को बच्चा नुकसान नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं। इनमें हो सकता है ए और बी दोनों को फायदा हो जाए, हो सकता है एक को फायदा हो, एक को न्यूट्रल रह जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहते हैं बच्चा? पॉजिटिव इंटरेक्शन, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। इस इंटरेक्शन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान मतलब माइनस। और निगेटिव कहने का मतलब है कि इस इंटरेक्शन में किसी ना किसी को नुकसान होगा ही होगा। अगर इसमें नुकसान होगा ही होगा तो ये हो गया निगेटिव इंटरेक्शन। और पहले वाले में क्या है? इसमें नुकसान किसी का नहीं होना, या तो दोनों को फायदा हो जाए। जैसे देखिए, मैंने ए को भी प्लस, बी को भी प्लस, सर कब? आप यहां पर एक पढ़िएगा भी म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, चलिए म्यूचुअलिज्म एक पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि ये हनी बी है और प्लांट है, प्लांट को क्या फायदा हुआ? पॉलिनेशन हो गया। हनी बी को क्या हो गया? फ्री फोकट का नेक्टर मिल रहा है। चलिए भाई, दोनों को फायदा हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे प्लस प्लस भाई। जैसे हमने लाइकेन पढ़ा है कि एल्गी और फंगस मिलके रहते हैं, एल्गी खाना बनाएगा, फंगस उसे रहने के लिए जगह देगा, दोनों को फायदा हो रहा है। फंगस को खाना मिल जा रहा है, एल्गी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, जगह मिल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लस और प्लस। आगे बात समझ में? यही पास एक और आप पढ़िएगा कि कहीं कहीं पे एक को फायदा होता है लेकिन एक को कोई नुकसान नहीं बच्चा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। जैसे मैं, मान लो मैं बच्चा तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें भी फायदा हो रहा है, नया चीज सीख रहे हो, चलो भाई मुझे भी कुछ फायदा हो रहा है, तुम्हें पढ़ा करके कुछ नया चीज गेन कर रहा हूँ, सैलरी मिल रही, पैसे मिल रहे, चलिए भाई। तो अब मुझे बताइए, मुझे भी बेनिफिट तुम्हें भी बेनिफिट, ये तो हो गया प्लस प्लस ना। और चलिए मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ ही भी नहीं आया, जीरो, तुम लड्डू पे हो, जीरो पे हो, मुझे तो फायदा ही हो रहा है, ठीक है। या उल्टा मान लीजिए आपको फायदा हो रहा है, मुझे कोई सैलरी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो क्या हो गया भाई? मुझे तो जीरो हो गया भाई, माइनस नहीं मानेंगे, जीरो हो रहा है। तो इसी को यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है किसी को, एक को फायदा हुआ ना, ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी को आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड कहेगी, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म। सर कॉमेंसलिज्म के कुछ एग्जांपल्स है क्या? बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि आपको मैं आगे में बताऊंगा कि ये मैंगो का प्लांट है और इसमें ढेर सारे ब्रांच है। इस ब्रांच के ऊपर में एक ऑर्किड नाम का प्लांट रहने के लिए आ गया। क्यों? ऑर्किड का प्लांट बहुत छोटा था, नीचे रह नहीं सकता था, हाँ, और डेंस फॉरेस्ट है, नीचे में सनलाइट मिलेगा, रह नहीं सकता था। तो इसने बोला मैंगो के प्लांट को कि हम आपके ब्रांच पे रह लेते, आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे, आपसे खाना नहीं मांग रहे, आपसे पानी नहीं मांग रहे, मिनरल्स नहीं, कुछ नहीं मांग रहे भाई, बस रहने के लिए जगह दे दो। इससे क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बदले में मेरा लाइफ चल जाएगा, मुझे प्रॉपर सनलाइट मिल जाएगा। तो मैंगो को कोई फायदा तो हो रही है लेकिन दूसरे प्लांट को तो बेनिफिट हो गया। चलिए भाई, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन सेलिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्रेट बर्ड्स, कैटल्स वाला आपने सुना होगा कि जब कैटल्स चलता है, एग्रेट बर्ड क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, एग्रेट बर्ड यानी ये क्लासिकल, एनसीईआरटी बोलता है क्लासिकल एग्जांपल है। एग्रेट बर्ड यानी कि बगुला। अगर तुमने गांव के होगे तो दिल्ली से बाहर निकलो तो वहां देखो कि कैटल्स चलता है, गाय भैंस बकरी चल रही है, उसके पीछे में बगुला रहता है। बगुला मतलब एक बर्ड है, ठीक है। बगुला बेचारा अकेले चलता है ना,
तो वो बड़ी बड़ी घासों के पास जाता है, ग्रास, और इंसेक्ट्स को ढूंढता है। लेकिन ग्रास के अंदर में छोटे छोटे इंसेक्ट छुपे पड़े, बगला को ढूंढ रहा है, बर्ड्स ढूंढ रहे, इंसेक्ट्स मिल ही नहीं रहे क्योंकि ग्रास बड़ी है और इंसेक्ट्स के अंदर छुपे हुए। लेकिन अगर वो कैटल्स के पीछे चले, कैटल्स क्या करेगा, जैसे ही पैर रखेगा, जैसे ही ग्रास के ऊपर पैर रखेगा तो बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या हो जाएंगे, उसमें दब जाएंगे, उसमें दब गए। और जैसे ही वो अब पैर को आगे ले जाएगा तो इंसेक्ट जो ट्रैप हो गए थे वो क्या होंगे, अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो बाहर निकला उसे बर्ड्स क्या कर लेगी, पकड़ लेगी भाई। तो देखा, जैसे ही कैटल्स चलता है पैर से दाबेगा, जैसे ही दाबेगा तो कुछ इंसेक्ट्स दब गए, जैसे ही दब जाएंगे तो जैसे ही वो पैर हटाएगा तो उसी से इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे और उसी टाइम एक रेड बर्ड उसे पकड़ लेगा। तो फायदा किसको हो गया भाई, कैटल्स को तो पता भी नहीं, कैटल्स को तो पता भी नहीं उसे क्या फायदा, कुछ नहीं, लेकिन बर्ड्स को तो फायदा हो गया ना। एनसीईआरटी बोलता है ये इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल, ये बहुत सा अच्छा एग्जांपल। फिर तुम पढ़ोगे बार्निकल्स और वेल का एग्जांपल यहाँ पर पढ़ोगे, सी एनिमोन ना का यहाँ पर एग्जांपल आप पढ़िएगा, कई सारे एग्जांपल आपको पढ़ने, क्लॉन फिश वाले एग्जांपल पढ़ना है, ठीक है। तीसरा यहां पर और कौन सा होगा, तो आपके एनसीईआरटी में मुझे बताइए कि पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब मैंने क्या बोला। पॉजिटिव इंटरेक्शन में मैंने बोला उसमें माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, केवल माइनस होना नहीं चाहिए, या तो दोनों को फायदा हो, एक को फायदा हो चलेगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस का साइन तो नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है, एक वर्ड लिखा है डेट्रीमेंटल। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा डेट्रीमेंटल, बोले मतलब नुकसानदेह, ये नुकसानदेह वाला। तो सर पॉजिटिव में हमें दो ही पढ़ने क्या, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म, हाँ बच्चे दो ही, लेकिन नीट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं ना, नीट के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए। सर क्या उसका नाम है बच्चा, प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो, ठीक। पहले क्वेश्चन आए, ये भी बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब तुम बोलोगे ठीक है कि सर म्यूचुअलिज्म भी पॉजिटिव पॉजिटिव है और प्रोटो कॉपरेशन भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर डिफरेंस क्या हुआ, फिर डिफरेंस हुआ क्या, ये बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलता है। तो हम तो अलग से बच्चा प्रोटो कॉपरेशन पढ़ेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है नीट में भी ना है। फिर भी हम एक दो एग्जांपल आपको समझा देंगे, प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म में डिफरेंस क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ निगेटिव इंट्रैक्शन में, निगेटिव में किसी ना किसी को नुकसान होना ही होना है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, किसी ना किसी को नुकसान मस्ट है। जैसे एनसीईआरटी ने दिया, यहाँ पर सभी बच्चे कंफ्यूज होते, कंपटीशन। एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया कंपटीशन और यहां पर लिखा है माइनस माइनस, आधे बच्चे कंफ्यूज होते इस टॉपिक में। सर क्यों, तुम्हें लगता है कंपटीशन में तो एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, तो सर एनसीईआरटी ने माइनस माइनस क्यों लिख दिया, ये चलता है ना तुम्हारे दिमाग में। सर कंपटीशन में एक को गोल्ड मेडल मिल गया, जिसका फर्स्ट रैंक आया उसे गोल्ड मेडल मिल गया, और जो बच्चा हार गया उसे तो कोई मेडल नहीं मिला। इंडिया वर्ल्ड कप मैच खेलने गई, फाइनल जीत गई, तो भाई इंडिया को तो फायदा हो गया, हारने वाले को क्या हुआ सर। तो सर यहाँ पे माइनस माइनस क्यों दिया है, दो बॉक्सर लड़ रहे, दो पहलवान लड़ रहे, तो सर एक तो हार गया माइनस हुआ, तो दूसरे को तो प्लस मिलना चाहिए था ना। क्या तुम्हारे दिमाग में ये चलता है, क्या तुम्हें ये लगता है ना कि सर कंपटीशन में सर प्लस और माइनस होना चाहिए, एक को तो फायदा है और दूसरा को नुकसान है, ये सभी के दिमाग में यही चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। अब क्यों समझो, क्यों है ऐसा समझिए। देखो यहां पर बच्चा तुम्हें कंपटीशन में रिजल्ट को नहीं देखना है, जैसे मैं बता रहा हूं दो पहलवान आपस में लड़ रहे, एक पहलवान ने 10 मुक्का मारा, दूसरे ने बच्चा 5 मारा, नुकसान तो दोनों का हुआ ना, तुम्हें भी चोट लगी उसे भी चोट लगी। अब बच्चा रिजल्ट को मत देखो, जिस दिन रिजल्ट आ गया तो कंपटीशन खत्म ना, रिजल्ट को मत देखिए, जब तक आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप लड़ रहे हो 10 मारा, आपको 2 लगे, बच्चा आपको भी नुकसान हो रहा है। एक और एग्जांपल समझा, मान लो कि तुम ए हो और ये तुम्हारी रूममेट बी है, मान लो जो तुम्हारी फास्ट फ्रेंड है, अच्छी वाली दोस्त है, तुमने पता किया कि ए, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, तो तुमने अपने दोस्त से डिस्कस किया कि मैं तो 6 घंटे तैयारी कर रही हूँ, तो जो तुम्हारी दोस्त है अगले दिन बच्चा जरूर 8 घंटे पढ़ेगी, 8 घंटे पढ़ेगी भाई,
क्योंकि तुम्हें आगे निकलना है। अब फिर से एक हफ्ते के बाद मिले कि मैं तो ये 8 घंटे पढ़ रही हूँ, तुम बच्चा अगले दिन से 10 घंटे पढ़ोगे। जब उसे पता चला 10 घंटा तो तुम पढ़ेगी 12 घंटा। तो धीरे धीरे कंपटीशन अब हो रहा है कि बच्चा की हो रहा है बी, मान लो कि बच्चा 15 घंटा पढ़ ली, तुम बच्चा 20 घंटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सो ही नहीं रही बच्चा दिन भर पढ़ रही, तो मालूम कि एक का दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो गया। हो सकता है कंपटीशन में सो ही नहीं रहे, तो क्या हो गया, मान लो दोनों पागल हो गए, तो क्या हमारे स्पीसीज तो खराब हो गए ना, इकोलॉजी को तो नुकसान हो गया। दो एनिमल्स के बीच फाइट चल रहा है, अल्टीमेटली नुकसान तो दोनों का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो इकोलॉजी के व्यू से देखो, इकोलॉजी के व्यू से तो दोनों नुकसान में जा रहे हैं, दोनों के एनर्जी खर्च हो रहे, तो इसलिए दोनों को माइनस माइनस देंगे। ये मत सोचना कि सर कंपटीशन एग्जाम नीट का होगा फिर हम टॉप कर जाएंगे, वो तो फेल कर जाएगी, नहीं, रिजल्ट नहीं देखे। जब तक कंपटीशन है, 17 जुलाई को नीट का एग्जाम होगा, उससे पहले दिन तक तुम्हारा कंपटीशन है। तो कंपटीशन है तो तुम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इकोलॉजी बोल रहा है एनर्जी का लॉस हो रहा है, मेरे स्पीसीज खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। इसलिए कभी भी रिजल्ट को नहीं देखोगे तो माइनस माइनस आपको समझ में आ जाएगा कि दो पहलवान की लड़ाई हुई, एक ने 10 मारा, दूसरे को भी नुकसान हुआ। हाँ, कम ज्यादा हुआ ना, दोनों को नुकसान तो हो ही गया, इसलिए आप माइनस माइनस हाथ से मानोगे। अब बताओ किसी किसी समझ में आया माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट? रिजल्ट को नहीं मानना है, इकोलॉजी इकोसिस्टम को क्या फायदा हुआ? सर दोनों को नुकसान हो गया, कोई फायदा थोड़ी है ना। किसी फॉरेस्ट में टाइगर लायन के बीच लड़ाई हो गई तो क्या इकोसिस्टम को फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ, दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को चोट लगेगी, दोनों का एनर्जी वेस्ट होगा, तो दोनों को नुकसान है। क्या सभी को क्लियर है? फटाफट हैंड रेज करो, कंपटीशन सबको क्लियर हो गया। चलो अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड यहां दिया एमेंसेलिज्म, आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया है एमेंसेलिज्म। बोले सर ये क्या है? इसकी डिटेलिंग नहीं है, एनसीईआरटी ने बच्चे इसका डिटेलिंग नहीं किया है। ध्यान सुनो, उन्होंने दिया है कि यहां पर एक को हो गया माइनस और एक को बच्चा जीरो। डायरेक्टली नीट में ये साइन पूछा गया था, माइनस एंड जीरो। सर ये एमेंसेलिज्म है क्या? सर ये एमेंसेलिज्म क्या होते हैं पहले बताइए। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, सिंपल एग्जांपल देखिए, मान लो बच्चा कुछ प्लांट है, तुलसी के प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे होते, इसे कहते हैं स्मूदर क्रॉप, स्मूथर क्रॉप। ये प्लांट को मैंने लगा दिया, ये प्लांट क्या करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं। रूट से क्या रिलीज करेंगे? केमिकल्स, ठीक है। इन्होंने चारों तरफ केमिकल रिलीज किया, ठीक है। अब जब इन्होंने केमिकल रिलीज किया तो आसपास में बच्चा कोई और दूसरा प्लांट, ग्रास वगैरह आ गया, अनवांटेड प्लांट, वो उनके सीड बच्चा अपने आप डेड हो जाएगा, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले प्लांट ने कुछ केमिकल रिलीज किया जिससे छोटे मोटे दूसरे अनवांटेड प्लांट, उनका ग्रोथ ही रुक गया, जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहे, ग्रो ही नहीं कर पा रहे। तो तुम बोलोगे सर येलो वाले प्लांट को तो फायदा हो गया और व्हाइट वाले को तो नुकसान हो गया। नहीं बच्चा, जो आपका येलो वाला प्लांट है वो एज ए बाई प्रोडक्ट वो केमिकल रिलीज किया था ना, इसलिए रिलीज नहीं किया था कि व्हाइट वाले को मारना है, उसने उसके अंदर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बने, उसने बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया, जिसके चलते आसपास के दूसरे प्लांट मर गए। तो इसका मोटो नहीं था उसे मारना कि हमें फायदा मिलेगा, उसे मोटो नहीं था मारना, लेकिन बगल वाला प्लांट आया, इस केमिकल के चलते उसका डेथ हो गया। जैसे कि मैंने यहां पास रख दिया है फंगस, ये देखिए फंगस, ये फंगस, ये मैंने फंजाई डाल दिया, बोले ठीक। अब फंजाई क्या करता है, इसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, बॉडी में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते, और ये बाई प्रोडक्ट्स का नाम है एंटीबायोटिक्स, इसने बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया। इसका मोटो नहीं था, इसका मोटो नहीं था बच्चा कि हम किसी को मारे, तो इसने अपने बचाव में क्या किया, अंदर बाई प्रोडक्ट बने एंटीबायोटिक्स, बाहर रिलीज कर दिया। अब यहाँ आसपास में बैक्टीरिया थे, आसपास में ये सब बैक्टीरिया थे, इस एंटीबायोटिक्स के चलते मर गए, ये एंटीबायोटिक्स के चलते ये बैक्टीरिया मर गए। तो अब मुझे बताइए, क्या फंगस चाहता था मारना? सर मारना तो चाहता ही नहीं था, वो तो उसके रेंज में आ गया। अगर ऐसा होता प्लस माइनस हम तब मानते कि ये देखिए फंगस है, फंगस है, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे ही बैक्टीरिया आया, जैसे ही बी फॉर बैक्टीरिया आया, इसने एंटीबायोटिक्स रिलीज कर दिया, बैक्टीरिया बेचारा मर गया, ठीक है। तब मैं मानता कि इसने जानबूझ के रिलीज किया है, तो फंगस को फायदा हो गया, बैक्टीरिया को नुकसान हो गया। ऐसा नहीं हुआ, फंगस क्या कर रहा है, अभी बैक्टीरिया आया भी नहीं है, एंटीबायोटिक्स रिलीज कर रहा है,
ये बच्चा एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है, अभी तो आया भी नहीं है, बैक्टीरिया आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फंगस रिलीज कर रहा है एंटीबायोटिक। अब रेंज में आ गया गलती से बैक्टीरिया, गलती से रेंज में कौन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया मर गया। तो इसका मोटो नहीं था मारना, ये तो अपने बाई प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा था, अब निकाल रहा था उसके चलते दूसरा कोई मर गया, तो इसे तो मालूम भी नहीं था कोई सामने वाला मर गया, इसलिए हम फंगस को देंगे 0, इसे तो पता भी नहीं भाई, लेकिन उस चलते बैक्टीरिया तो मर गया ना, तो 0 माइनस। क्या ये चीज समझ में आई? ये मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है समझने में कि सर यहाँ पास ये चक्कर क्या है। क्लियर है? बोलो MN सबको क्लियर है? माइनस एंड 0 का कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में माइनस और 0 का कॉन्सेप्ट मिलेगा MN। ठीक है, तो क्या है MN का डिफिनेशन? एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज करता है, उसका मोटो नहीं है रिलीज करता कि हम किसी को नुकसान पहुंचे, बस बच्चा जैसे मेरा पसीना आ रहा है, पसीने रिलीज किए और उसके रेंज में कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया जिसके चलते उसका डेथ हो गया, तो मेरा मोटो थोड़ी ना था मारना, क्या मारेंगे मुझे जगह ज्यादा मिलेगा, नहीं, मेरा मोटो था ही नहीं, मैंने तो अपना बाई प्रोडक्ट रिलीज किया जिसके चलते सामने वाला मर गया, तो सामने वाले को हो गया नुकसान और इसे बटा हुआ 0। क्या क्लियर है? फटाफट बोलो, चलो सभी लोग फटाफट बताओ, MN सबको क्लियर है? चल अब यहां पर देखिए, अब हम लोग करते हैं भाई प्रीडेशन। देखिए प्रीडेशन तो आसान है ना, ये भाई साहब डियर है, ये डियर है, टाइगर आया खा गया। प्रीडेशन में क्या होता है? 3 चीजें, पहला प्रीडेटर यानी कि टाइगर लायन आया, उसने क्या किया, डियर को पहले पकड़ा, कैच, फिर किल, फिर ईट। एनसीईआरटी के 3 वर्ड है ना, प्रीडेशन में क्या है, पहले पकड़िए, गर्दन को मड़ोड़िए, कैच कीजिए, देखते हो ना डिस्कवरी चैनल पर, कैच कीजिए, फिर उसे क्या कीजिए, मारिए, गर्दन तोड़ दीजिए, मर गया बेचारा डियर। उसके बाद में ईट, कैच किल एंड ईट। तो बताइए यहाँ फायदा किसको, नुकसान किसको? सर प्रीडेशन में लॉजिक ही है कि यहाँ पर प्रीडेटर है, उसको खाना मिल गया, पॉजिटिव, और सर वो तो सर प्रे तो मर गया सर, 0 प्लस 0 ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब यहीं पास एक और आएगा पैरासिटिज्म, यहां पर क्या आएगा, पैरासिटिज्म, इसमें भी इंटरेक्शन में प्लस और 0 है। यहाँ पर 0 नहीं बचे, यहाँ पर तो माइनस हो गया ना, इसको तो हाँ 0 क्यों होगा भाई, प्रीडेशन में बेचारा मर गया, तो प्लस और माइनस, पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस। तो सर प्रीडेशन में प्लस और माइनस है, पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस, फिर डिफरेंस क्या होगा? प्रीडेशन में जो प्रीडेटर है टाइगर, वो बड़ा होगा, और जो प्रे है बच्चा छोटा होगा। ठीक है, प्रीडेटर टाइगर बड़ा, प्रे छोटा, तभी तो पकड़ के खाएगा, मार के खाएगा। पैरासिटिज्म में क्या है, पैरासिटिज्म के अंदर में पैरासाइट छोटा होगा, और जो होस्ट है, मैं होस्ट हूं, मेरे अंदर कोई पैरासाइट आ रहा है, तो यहां पास आपको याद रखना, यहां भी प्लस और माइनस है, लेकिन यहां पास एक होस्ट और एक प्रे के बीच में हो रहा है। ठीक है, पैरासाइट के बीच में हो रहा है, होस्ट और पैरासाइट के बीच में हो रहा है, और यहां पर प्रीडेटर और प्रे के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछ देगा, क्या आप एक मॉस्किटो को, मच्छर को एक ट्रू पैरासाइट मानते हैं क्या? याद कीजिए, अब बोलेगा नहीं मानते, बोले क्यों सर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, सर क्यों? सिंपल सा लॉजिकल आंसर है, पैरासाइट बनने के लिए बच्चा होस्ट से यानी कि मुझसे फ्री का खाना भी लेना चाहिए और फ्री का लॉजिंग, रहने का जगह भी लेना चाहिए, यानी मेरे अंदर आइए और रहिए भी, लॉजिंग भी लीजिए और खाना भी खाइए। लेकिन मॉस्किटो क्या आता है बेटा, काटा, ब्लड को सक किया, चला गया, क्या यहाँ पर उसने फ्री का एक तरह फूड तो ले लिया, क्या लॉजिंग लिया, रहने की जगह ली, तो हम इसे नहीं मानेंगे। और दूसरे लोग साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि जो मॉस्किटो है वो इसलिए बाइट करती है क्योंकि इस ब्लड को, किस लिए, इस ब्लड को लेगी अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, जिससे उसके अपने अंडे को, एग को डेवलप करा सके, वो खाने के लिए नहीं लेती, हमारे ब्लड को सक करेगी बॉडी को गर्म करने के लिए, जिससे उसके अंदर के जो अंडे बन रहे, एग बन रहे, उसका प्रॉपर डेवलप हो सके, इसलिए वो फूड के लिए भी नहीं ले रही है। तो पैरासाइट बनने के लिए क्या होना चाहिए, खाना भी लेना चाहिए, खाना और लॉजिंग, ये तो कुछ भी नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी का वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, हम पैरासाइट नहीं मानेंगे। देखिए, तो क्या यहां तक आपके सारे इंटरेक्शन आपको क्लियर है, एनसीईआरटी के सारे समझ में आ चुके हैं? आप कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे?
हमने सारा 6 जो थे वो लगभग हमने म्यूचुअलिज्म कर लिया। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मुझे फायदा है, तुम सीख रहे हो, तुम्हें फायदा, प्लस प्लस। जहां भी इंटरेक्शन में माइनस ना आए तो पॉजिटिव इंटरेक्शन, और जहां भी किसी भी एक स्पीसीज को नुकसान होना तय है तो ये निगेटिव इंटरेक्शन। तो कंपटीशन में भैया दोनों को माइनस हो रहा है, निगेटिव इंटरेक्शन। प्रीडेशन, प्रे मर गया, प्रीडेटर को फायदा हो गया, ठीक है, निगेटिव इंटरेक्शन। पैरासिटिज्म, पैरासाइट, ठीक है, उसको तो बेनिफिट हो रहा है, खाना भी मिल रहा है, रहने की जगह भी मिल रही है, होस्ट को नुकसान हो रहा है, चलिए भाई प्लस और माइनस। कॉमन्सलिज्म, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे, बोलते हैं ना, और मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुमने मेरा इतना बड़ा फायदा उठा लिया, लोग बोलते हैं ना फायदा उठा रहे भाई, तो ये हो गया कॉमन्सलिज्म। और एमेंसलिज्म में किसी ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल्स रिलीज की जिसके चलते सामने वाला रेंज में आया, वो मर गया, सामने वाले को तो पता भी नहीं था। तो आपको याद हो गए पॉजिटिव इंटरेक्शन कौन है, निगेटिव इंटरेक्शन कौन है, फटाफट बोलो। चलो बताओ, किसे किसे साइन याद हो गए पॉजिटिव इंटरेक्शन के, निगेटिव इंटरेक्शन के, फटाफट बोलो 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 फटाफट। चलिए, तो हम लोग जल्द से जल्द सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक निपटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक निपटाते हैं जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। चलो आंसर बताओ, म्यूचुअलिज्म में कैसा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है निगेटिव, पहले यही बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन बोलो। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच, निगेटिव है सर, प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए म्यूचुअलिज्म का बच्चा रूल थोड़ा टफ है। म्यूचुअलिज्म में अगर तुम्हें जाना है तो रूल बच्चा थोड़ा टफ है, बोले क्या, इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे ए और बी, इनको जरूरी है बच्चा वो साथ में रहें, एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रहें, हाँ, साथ में बदलाव लाए, को इवोल्यूशन। बोले मतलब सर को इवोल्यूशन यानी पहला ऑर्गेनिज्म कुछ अपने अंदर बदलाव ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, तो आपको अगर रहना है साथ में तो आपके अंदर भी बदलाव आने चाहिए। अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आपको अगर रहना है म्यूचुअलिज्म में तो आपको भी उसी तरह से लर्न करना पड़ेगा। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आपको उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव आएगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी लाएगा, इसी को कहते हैं को इवोल्यूशन। ये कई बार एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया जाएगा। और को एक्सटिंक्शन, बोले मतलब को एक्सटिंक्शन का मतलब सर, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, यानी कि अगर ए नाम का ऑर्गेनिज्म डेथ हो गया, मर गया, तो बी वाले ऑर्गेनिज्म का डेथ होना मस्ट है। यानी एक का डेथ हुआ तो दूसरे का डेथ होना 100% श्योर है। ऐसा नहीं कि ए मर गया मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो सरवाइव कर लूंगा, नहीं। तो यहां पर रूल बच्चे थोड़े डिफिकल्ट है। पहले दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ बदलाव लाएंगे, एक अगर मर गया तो दूसरा का मरना तय है। बहुत आसान सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट है और इसको पॉलिनेशन कराना है। मान लो बच्चा ये इंसेक्ट का एग्जांपल ले, फिग प्लांट है, फिग मतलब अंजीर का प्लांट, और एक इंसेक्ट है वास्प, उसी के हेल्प से वो पॉलिनेशन करा सकता है और दूसरे के हेल्प से नहीं। ये फिग प्लांट जो है जब भी पॉलिनेशन कराएगा किसके हेल्प से कराएगा, वास्प नाम के इंसेक्ट से। सर वास्प को क्या फायदा है, वास्प को अपने अंडे देने की जगह मिलेगा। जो फ्लावर है इस फ्लावर में वो आसानी से अपने हजारों अंडे दे सकता है, तो अपने अंडे को लेकर का जगह मिल गया। इसी को कहते हैं ओविपोजिटर, अपने अंडे को लेकर का सेफ प्लेस मिल गया। बदले में तुम्हारा पॉलिनेशन कराएगा। मान लो कि इसमें अगर वास्प का डेथ हो गया, वास्प अगर मर गया, वास्प हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो इस प्लांट का अब लाइफ में कोई पॉलिनेशन नहीं करा पाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्लांट भी मर जाएगा। तो जब बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ोगे तो स्पीसीज लॉस में ये भी तो लिखा है कि दो ऑर्गेन्स काफी क्लोजली एसोसिएटेड है, एक दूसरे के बिना लाइफ चल नहीं सकता, एक मरेगा तो दूसरे का मरना तय है। यही तो है भाई म्यूचुअलिज्म। तो याद रखना यहाँ पर रूल टफ है, तुम सभी रूल नहीं लगा सकते। साथ साथ रहिए, क्लोज एसोसिएशन, साथ साथ बदलाव लाइए, और एक का डेथ हुआ तो दूसरा का मरना तय। चलिए अब एग्जांपल पढ़ते हैं बहुत आसान से। यहाँ पर सबसे अच्छा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, सबको मालूम है लाइकेन का एग्जांपल, सबको मालूम है। तो लाइकेन में क्या होगा कि यहां पास कौन है, ये देखिए ये फंगस है।
फंगस क्या करेगा, रहने के लिए जगह देगा, फंगस पानी ला करके देगा, फंगस मिनरल्स ला के देगा, यानी फंगस सारा काम कर रहा है, फंगस सारा काम कर रहा है। और यहां देखिए रहेगा कौन, एल्गी। ये कौन है, एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, खाना खुद भी खाएगा और फंगस को भी देगा, क्योंकि फंगस खाना बना नहीं सकता, वो तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो दोनों का लाइफ मस्त चल रहा है। फायदा सर, फंगस रहने की जगह दे रहा है, फंगस पानी दे रहा है, फंगस मिनरल्स देते हैं। मान लो हस्बैंड, हस्बैंड कमाई कर रहा है तो पानी ला रहा है, कमाई कर रहा है मिनरल्स ला रहा है, और हस्बैंड का अपना घर भी। बदले में वाइफ क्या कर रही है, वाइफ मतलब एल्गी, खाना बनाने का काम कर रही है। तो दोनों का मस्त एसोसिएशन चल रहा है। लेकिन अगर गलती से यहां पास एल्गी हट गया, अगर एल्गी यहां पास डेथ हो गया, हट गया एल्गी, तो फंगस को तो कोई खाना मिलेगा नहीं, फंगस का डेथ होना मस्ट है, डेथ होना मस्ट है। तो अब सेकेंड चीज समझो, अगर सर फंगस हट गया तो एल्गी तो जिंदा रह लेगा, वो तो ग्रीन कलर का है, वो तो खाना खुद से बना लेता है। नहीं, ये जो एल्गी है वो अब अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर चुका है, इस तरह का इवॉल्व हो चुका है, इस तरह की इवोल्यूशन आ चुकी है कि वो कभी भी खुद से पानी मिनरल्स ले ही नहीं सकता। वो जब भी लेगा तो किसके हेल्प से लेगा, फंगस के हेल्प से, खुद से कर ही नहीं सकता। तो अगर फंगस मरा तो एल्गी का भी मरना तय है। तो ये रूल डिफिकल्ट है, म्यूचुअलिज्म में आपको मानना पड़ेगा कि एक का डेथ हुआ तो दूसरा का डेथ होना मस्ट है। तो पहला लाइकेन वाला एग्जांपल हो गया, सबको आता है। दूसरा एग्जांपल आप सभी ने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा होगा, माइकोराइजा। ठीक है सर, माइकोराइजा में क्या है, जो आपके मान लीजिए पाइनस का प्लांट है, पाइनस का एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। पाइनस के रूट में रूट हेयर नहीं होता, ये पाइनस का रूट है, रूट हेयर नहीं होता। इसके साथ में कौन अटैच हो गए, फंगस, फंगस अटैच हो गए। फंगस क्या करेगा, तो ये ला करके देगा वाटर, पानी ला करके देगा, क्या ला करके देगा, मिनरल्स। मिनरल्स कौन सा, मेनली मेनली फॉस्फेट, मेनली फॉस्फेट। तीसरा डिफेंस भी देगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिसके चलते आसपास में जो पैथोजन है वो किल हो जाए, मर जाएंगे। हाँ, बदले में फंगस को क्या फायदा है, तो फंगस को बदले में मिलेगा फूड। सबको मालूम है ना, फंगस को क्या मिलने वाला है, फूड। लेकिन आपके एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अगर तुमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा होगा तो वहां एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, द सीड ऑफ पाइनस। याद है तुम लोगों को, नहीं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट, द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। यानी कि अगर तुमने सीड लगा दिया पाइनस का, वो जर्मिनेट कर ही नहीं सकता अगर माइकोराइजा ना हो। तो अगर ये प्लांट पाइनस का है और माइकोराइजा को तुमने हटा दिया, मर जाएगा प्लांट। सर फंगस को हटा देंगे तो फंगस भी मर जाएगा, क्यों, क्योंकि फंगस इस तरह से अडेप्टेड है कि वो अब दूसरे जगह पे रह ही नहीं सकता, दूसरे जगह पे रहना सर्वाइव ही नहीं करेगा, दूसरे जगह से खाना ले ही नहीं सकता। तो दोनों का एसोसिएशन ऐसा हो चुका है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई लैला मजनू का है कि एक का डेथ हुआ तो दूसरा वाला चेंज कर ही नहीं सकता पार्टनर, यानी उसका डेथ होना भी मस्ट है। तो माइकोराइजा भी आपको सब लोग का आता है, माइको का मतलब क्या होता है, फंगस, राइजा का मतलब रूट, ये सबको याद है। अब तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी में लिखा है फिग और वास्प का, फिग एंड वास्प, ठीक है, वास्प का। इसी तरह से एक इंसेक्ट है यक्का प्लांट, हाँ यक्का, ठीक है, और मोथ्स का आपने पढ़ा होगा ना सेकेंड चैप्टर में, यक्का एंड मोथ्स का। आपके एनसीईआरटी में यहाँ बहुत अच्छा से एग्जांपल फिग और वास्प का समझाती है। देखिए पहले समझना चीजों को, प्रॉब्लम क्यों है कि वास्प ही सर पॉलिनेशन क्यों करेगा फिग का, दूसरा इंसेक्ट्स क्यों नहीं। चलिए सर, मोथ्स इंसेक्ट्स ही यक्का प्लांट का क्यों करेगा, दूसरा प्लांट क्यों नहीं, दूसरा इंसेक्ट क्यों नहीं करते। समझिए लॉजिक, मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये मान लीजिए फ्लावर, और इसने अपने पॉलिनेशन करने के लिए एक इंसेक्ट से दोस्ती कर ली कि इंसेक्ट्स आप आइए और मेरे पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दीजिए, बदले में आपको फ्री का नेक्टर मिलेगा यानी शहद मिलेंगे, और बदले में आपको पॉलिन ग्रेन भी मिलेगा, इडिबल, आप खा लीजिए।
पॉलन ग्रेन लाखों करोड़ों में बनते, कुछ खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बदले में 2 चीज दूंगा, फ्री का शहद मिलेगा और खाने के लिए पॉलन ग्रेन भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो चीटर, एनसीईआरटी ने कहा बच्चा पॉलन चीटर, रॉबर, चोरी करने वाले, वो आते तो हैं, उन्होंने शहद खा भी लिया, नेक्टर ले भी लिया, लेकिन बच्चा पॉलिनेशन नहीं कराते। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है पॉलन चीटर। यानी कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया, भाई आओ मेरा शहद खा लो, लेकिन भैया मेरा पॉलिनेशन करा देना, बोला नहीं करेंगे। तो अब बताओ, प्लांट बचना चाहेगा ना, ऐसे चीटर लोगों से बचना तो चाहेगा प्लांट। तो उन्होंने बोला कि हम 1 to 1 इंटरेक्शन करें। बोले मतलब, यानी कि अब क्या हुआ कि फ्लावर ने अपने अंदर ऐसे बदलाव लाए। बोले सर क्या बदलाव? यानी कि मान लो ये फ्लावर के अंदर ऐसा बदलाव आ गया कि बस छोटा सा पोर ही रहा, छोटा सा गैप। बोले क्यों? और इस गैप को क्रॉस सारे इंसेक्ट्स नहीं कर सकते, उसने कुछ इंसेक्ट्स को चुन लिया, जैसे वास्प को। वास्प का साइज इतना बड़ा है कि केवल वो इस पोर को क्रॉस कर सकता है और केवल वही पॉलिनेशन कराएगा, यानी दूसरे इंसेक्ट तो कभी इंटर करेंगे नहीं, यानी चीटिंग हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने 1 to 1 इंटरेक्शन ढूंढा कि भाई हम आपको ऐसा कलर देंगे, ऐसा फ्रेग्रेंस देंगे कि आप ही केवल पहचान सकते हो, तो आप ही केवल आओगे, मेरा पॉलिनेशन करा दोगे, बदले में आपको भी हम दे देंगे फ्री का। हाँ, दूसरा कभी पता ही नहीं चलेगा, दूसरे इंसेक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि हम एक फ्लावर हैं और हमारे अंदर नेक्टर भी है, वो हम कभी पॉलिन चीटर की तरह काम नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं 1 to 1 इंटरेक्शन, जिसका एग्जांपल है फिग एंड वास्प का मोशन या कपड़ा। अब देखिए, तो फिग एंड वास्प का कहानी को बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। टाइम है ना? हाँ टाइम है। देखिए, जो फिग यानी अंजीर का प्लांट, अंजीर के प्लांट में क्या होता है, यहां पर ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। एनसीईआरटी में फिगर बनाए इसलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी में फिगर बने हुए ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लोरेसेंस। ढेर सारे फ्लावर यहां होंगे और इसके अंदर में बहुत छोटा सा माइन्यूट पोर होता है। ये पोर इतना छोटा है कि बाकी इंसेक्ट को कभी पता ही नहीं चलते कि ये भी अंदर में जाने वाने का जगह है क्या। ये केवल वास्प को पता चल पाता है। किसको पता चल पाएगा? वास्प को, ठीक है। पोर को ओस्टियोल कहते हैं, लेकिन जानना नहीं, कहानी को केवल समझना, ठीक है। अब ये कौन है? फिग प्लांट है। फिग के अंदर में, फिग जो प्लांट है, ठीक है, जो अंजीर का, उसने अपने अंदर में 3 तरह के फ्लावर बनाए। बोले सर कौन कौन? एक जो अपर साइड में है ये मेल फ्लावर है, देखिए यहां एंथर बना दिया, एंथर बना दिया, ठीक है। अपर साइड में मेल फ्लावर है, देखिए तभी तो मैंने एंथर बनाया। नीचे के साइड में फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, फर्टाइल, यानी इसके अंदर में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। फर्टाइल है, फीमेल है, लेकिन बच्चा फर्टाइल है, याद रखना फर्टाइल है, यानी ये फीमेल गैमेट्स बनेंगे। इनके बीच में भी कुछ फीमेल फ्लावर होते हैं, इनमें स्टिग्मा स्टाइल नहीं बच्चा, केवल ओवरी है, खोखले ओवरी, यानी ये है स्टेराइल फीमेल, यानी ये फीमेल फ्लावर है लेकिन ये बच्चा स्टेराइल है, स्टिग्मा स्टाइल नहीं है, केवल ओवरी के अंदर में खोखले ओवरी है, खोखले, ठीक। सर क्यों? लॉजिक समझना। अब किसी तरह से वास्प इंसेक्ट्स एंटर किया, सर क्यों? वास्प इंसेक्ट्स आएगा, देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। वास्प इंसेक्ट्स अंदर आया, अंदर आने के बाद वो वास्प अंदर आएगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले चारों तरफ से चक्कर लगाएगा, भाई मेल फ्लावर फीमेल सब कुछ देखा है। मेन वास्प को है, इसने ढेर सारे अंडे बनाए, एग बनाए, ढेर सारे अंडे बनाए, इस एग को ले करना है, तो इसी वर्ड को कहते हैं ओविपोजिटर, यानी कि अपने अंडे को सेफ प्लेस पे ले करना है कि अच्छा जगह मिल जाए। तो उसने क्या किया, मेल फ्लावर फीमेल सबके चक्कर लगाए, ठीक है, और अपने बॉडी पे कुछ पॉलन ग्रेन लाए थे उसने अपने बॉडी के सरफेस पे पॉलन ग्रेन लाया था। फीमेल को पॉलन ग्रेन तो मिल गए, फीमेल को पॉलन ग्रेन मिल गया, पॉलिनेशन भी हो गया। अब उसने चारों तरफ से चक्कर लगाए कि अंडे कहां ले करे, तो उसे क्या मिला भाई? स्टेराइल फ्लावर। स्टेराइल फ्लावर में देखिए जगह तो है ही है, स्टेराइल फ्लावर में जगह तो है ही है, देखिए उसने अपने अंडे को यहां ले कर दिया। अब समझ में आया?
खोखले ओवरी क्यों थे? क्योंकि वहां अपने अंडे को आसानी से लेकर सके, रख सके। तो सारे अंडे यहां डाल, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, उसने पॉलन ग्रेन लाए थे, देख लीजिए ये पॉलन ग्रेन लाया था, पॉलिनेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। सीड बनेंगे तो सीड बनते जा रहे, देखिए यहां सीड बनते जा रहे, सीड बनते जा रहे, और उधर एग अब क्या होगा भाई, जर्मिनेट करेगा, क्या बनेंगे, लार्वा, लार्वा से क्या बनेंगे, प्यूपा, और ये अब धीरे धीरे यंग वास्प में कन्वर्ट होने लगे। मान ली 100 अंडे दिए थे, सभी क्या हो गए, वही जायगोट, इम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा, आप समझते हो। तो धीरे धीरे यहाँ पास 100 वास्प इंसेक्ट्स बनना स्टार्ट। अब जो 100 वास्प इंसेक्ट बन गए यंग वाले, उनको भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो खाना चाहिए, तो बोलेगा कोई नहीं, ढेर सारे सीड है हमारे पास, देख लीजिए हमारे पास ढेर सारे सीड है, कुछ सीड को खा के अपना लाइफ चला लो। तो आपको फ्री का खाना मिल गया, वास्प के बच्चे को, उसने खाना खाया भी, सीड को ले लिया। अब बताओ अब क्या होगा, तब तक ढेर सारे वास्प हो गए ना, ढेर सारे वास्प हो गए, खाने को जगह भी मिल गया, अंडे भी ले करने का जगह मिला, खाना भी मिल रहा है नए जनरेशन को। अब इसी दौरान मेल वाला पार्ट मैच्योर हो गया, यानी पॉलन ग्रेन बनने स्टार्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे पॉलन ग्रेन बन गए, और पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन होगा कैसे, पॉलन ग्रेन गिरेंगे, और गिरेंगे तो वो धीरे धीरे वास्प के पीठ पे बैक साइड में चिपक जाएंगे, वास्प के पीठ पे चिपक गए, बोले ठीक है। अब ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस था वो पक चुका है, सीड बन चुके हैं, सीड का भी डिस्पर्सल कराना है, वो नीचे गिरा, ये पेड़ में लगा था, नीचे गिरे, नीचे में आके फट गए। जब फट जाएंगे ना, छोटे छोटे पोर्स बन गए, फट गए, छोटे छोटे पोर्स बन गए, इस पोर से अब आसानी से वास्प नाम का इंसेक्ट्स बाहर आ गया, ये सारे इंसेक्ट्स बाहर आ गए अंदर, अब सीड नीचे गिर चुका है। अब यहां से वास्प के बॉडी पे क्या चिपका हुआ है, पॉलन ग्रेन। अब वो दूसरे फिग प्लांट पे इंटर करेगा, जाएगा, और उसके बॉडी में क्या चिपका हुआ था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन चिपके हुए थे, तो वो सबसे पहले जाएगा जो फीमेल फ्लावर है, वहां जाकर के पॉलिनेशन करा दिया, ठीक। अब उसे अपने अंडे को लेकर थे, तो उसने क्या किया, यहाँ खोखले जितने भी ओवरी थे वहां सारे अंडे को लेकर दिया, तो सेफ प्लेस हो गया, एग ले करने का, अंडे ले करने का सेफ प्लेस भी मिल गया। जब यहां से वापस से मैच्योरिटी होगी, खाने के लिए सीड भी मिल जाएंगे, और जब पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो उसके पीठ पे चिपक जाएंगे, और जब ये वापस से फ्रूट फटेगा तो वापस से ये निकल जाएंगे, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। तो फिग यानी इंसेक्ट्स का भी अपना लाइफ चलाने के लिए खाना मिलना, एग ले करना काम हो गया, और वास्प फिग तो प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, और वास्प इंसेक्ट, उससे भी फायदा हो गया। क्या ये कहानी समझ में आई? यही बच्चा एनसीईआरटी में दे रखा है फिगर के फॉर्म में, अगर तुमने देखा होगा तो, ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह दिख भी रहे। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, वास्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट। क्या क्लियर है, बोलो। यस सर। पहले तो रट्टा मारा होगा, पहले से ही पढ़ लिया, फिग वास्प हो गया, फिग वास्प, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। अब तुम फंसते कहां हो, यहाँ टॉपिक में फंसोगे इस टॉपिक में, ओफायरस वाले में। याद करो, ओफायरस किसी को है क्लियर? ठीक है, तो मैं 2 मिनट में समझा रहा हूं। देखो, जनरली जो ऑर्किड के प्लांट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और कलरफुल है, फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, नेक्टर रिलीज करते हैं, तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जनरली ऑर्किड के फ्लावर अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, नेक्टर होता है, तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो पॉलिनेशन में कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो मेडिटेरियन ऑर्किड, एनसीईआरटी में लिखा है मेडिटेरियन ऑर्किड, जो मेडिटेरियन सी के आसपास में जो ऑर्किड के प्लांट होते हैं, वो बच्चा कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई नेक्टर नहीं है, यानी कि इंसेक्ट्स को देने के लिए कोई भी रिवार्ड नहीं, कुछ दे नहीं सकते, इसके अंदर प्रॉब्लम है। ऑर्किड मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी ऑर्किड के प्लांट है, उनमें कलर नहीं है, नेक्टर नहीं है, तो देंगे क्या, तो करे क्या भाई, पॉलिनेशन तो कराना है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर कुछ बदलाव लाए, उन्होंने अपने पेटल्स को, वन ऑफ द पेटल्स, एनसीईआरटी का वर्ड क्या है, वन ऑफ द पेटल्स,
अपने एक पेटल्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि वो फीमेल बी की तरह दिखने लगे। क्योंकि यहाँ पॉलिनेशन कराने के लिए आता है बम्बल बीज। सर बम्बल बी क्या होता है? बी से ही थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम लोग बी या बम्बल बी कहते हैं। तो अब बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, देने के लिए कुछ नहीं, ना पॉलन ग्रेन है, ना नेक्टर है, कुछ नहीं, ना फ्रेग्रेंस, कुछ नहीं। तो पॉलिनेशन कराए कैसे? तो उसने अपने पेटल्स को इस तरह से रिजेंबल करा लिया कि वो फीमेल बीज की तरह दिखने लगे, फीमेल बीज की तरह दिखने लगे। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया अनकैनी रिजेंबलेंस। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड यूज किया जाएगा अनकैनी रिजेंबलेंस, यानी कि कोई इंसान देख के बता ही नहीं सकता कि वो पेटल्स है या फीमेल इंसेक्ट्स। अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर लिखा है अनकैनी रिजेंबलेंस, यानी पेटल्स देख करके कोई इंसान बता ही नहीं सकता ये पेटल्स है या फीमेल, ना फीमेल बम्बल बीज है। मेल बीज आता है किस लिए? उसे लगता है कि उसकी फीमेल पार्टनर है, तो उससे कॉपुलेशन करने के लिए। सर ये तो पेटल के साथ कॉपुलेशन हो रहा है, इसलिए नाम है स्यूडो कॉपुलेशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? स्यूडो कॉपुलेशन। अरे हम तो फीमेल की जगह पे कौन है भाई? पेटल्स है ना। इसलिए यहां पास एनसीईआरटी ने वर्ड दिया सेक्सुअल डिसीट, यानी कि यहां पास सेक्स के नाम पे, कॉपुलेशन के नाम पे धोखा हो गया। डिसीट मतलब धोखा, फ्रॉड। तो ये तो फ्रॉड वाला कॉपुलेशन है। तो किसके साथ कर रहा है भाई? पेटल्स के साथ। ठीक है भाई, क्योंकि अनकैनी रिजेंबलेंस था। तो अब इवोल्यूशन में क्या हुआ? जो बीज है उनको पता चला ये तो स्यूडो कॉपुलेशन है, फॉल्स कॉपुलेशन है, इसे हमारा रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो उन्होंने अपने फीमेल पार्टनर को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, फीमेल बीज की तरह दिखने लगे थे कौन? पेटल्स, कलर वलर सब कुछ। तो उन्होंने फीमेल बीज, जो रियल में फीमेल बीज थी, उन्होंने अपने कलर को, मार्किंग को, साइज को चेंज कर लिया, क्योंकि अब हमें मेल पार्टनर आसानी से पता कर ले, क्योंकि पेटल से और मेरे में डिफरेंस हो नहीं पा रहा है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा? कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन कहने का मतलब है जो पेटल्स है ऑर्किड का, वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया वापस से उस फीमेल बीज की तरह वापस से। और ये पिछले हजारों साल से ये दोनों के बीच इंटरेक्शन मेंटेन, पिछले हजारों साल से ये इंटरेक्शन मेंटेन है और ये स्यूडो कॉपुलेशन चल रहा है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ प्लस प्लस कहाँ हुआ? ये तो सर एक को धोखा दिया तो उसको जीरो दे देते हैं, और एक को फायदा हुआ, एक का तो चलिए पॉलिनेशन हो गया। तो बच्चे के दिमाग में चलता है सर फिर हम म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ रहे, फिर फायदे फायदे में क्यों पढ़ रहे? सोचो, मैंने क्या बोला? पेटल्स अपने आप को मॉडिफाई कर ली फीमेल की तरह, मेल बीज आया, कॉपुलेशन किया, फिर से दूसरे पेटल के पास गया, दिन भर कॉपुलेशन कर। तो तुम्हें लग रहा है ना कि बेवकूफ बनाया, फ्रॉड किया, धोखा दिया। मेल बीज को थोड़ी ना मालूम है। अगर मेल बीज को ये लगता कि धोखा दे रहा है, तब तो दूसरी बार कभी कॉपुलेशन करता ही नहीं। अगर मेल बीज को ये पता चलता है कि वो फीमेल पार्टनर नहीं है, वो तो पेटल्स है, वो धोखा हो गया, तो लाइफ में दोबारा कभी कॉपुलेशन नहीं करता। वो तो हमेशा कॉपुलेशन कर रहा है, वो तो कॉपुलेशन रोजाना कर रहा है, यानी उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है नहीं बता सकता, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है, और ये एसोसिएशन तो मेंटेन है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसे म्यूचुअलिज्म ही पढ़ाया है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पास बम्बल बीज, जो आपका प्लांट है, ऑर्किड का प्लांट है, वो मर जाए तो बीज मर जाएगा। बीज कैसे मरेगा? तो यहाँ पर कोई एक्सटिंक्शन नहीं लगेगा, जैसे मैंने बताया म्यूचुअलिज्म में फिक्स है, एक मरेगा तो दूसरे का मरना तय है। तो यहाँ पास ये चीज केवल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चार चीजें आप याद रखिएगा। मैंने आपको बोला, सबसे पहला चीज अनकैनी रिजेंबलेंस, पेटल्स की तरह हुबहू दिखना, स्यूडो कॉपुलेशन, फॉल्स कॉपुलेशन, फिर मैंने बोला सेक्सुअल डिसीट, यानी कि यहाँ पर फ्रॉड करना, धोखा देना। तो ये मेरे में से याद हो गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप अच्छे से ये टॉपिक को आप कर लीजिएगा। मेरे में से किसे किसे समझ में आ गई? बोलो फटाफट। ठीक है, तो बाकी लोग जो इकोलॉजी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इकोलॉजी के बिना तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नीट में आएंगे 12 से 15 क्वेश्चन, और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। वो लगता नहीं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो ये भरम में मत रहिएगा कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, मुझे इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी किसी को नहीं आता, क्योंकि इकोलॉजी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। उसे कहानी की तरह नहीं समझा, भूल जाओगे। तो चलिए, आज तुमने लगभग कहानी के फॉर्म में मैंने सारा चीज एग्जाम्पल सिखा दी। चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे करेंगे।